कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बलिदान कहानी का सारांश या कथानक। इसको सारांश भी कहते हैं और कथानक भी कहते हैं। परीक्षा में आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि बलिदान कहानी का सारांश लिखिए, या इस तरह से पूछा जाएगा कि बलिदान कहानी का कथानक लिखिए। तो आप किस तरह से लिखेंगे आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए बलिदान कहानी का सारांश। सारांश आए या कथानक आए एक ही बात है, आप इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि सारांश कहते किसे हैं। सारांश, सारांश का मतलब होता है सार प्लस अंश। मतलब जो कहानी है, जो कहानी आपकी किताब में है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी कुछ मुख्य मुख्य बातें सार रूप में कहना या किसी को बतलाना ही सारांश कहलाता है। जैसे कि आप कोई फिल्म देखने जाते हो और आप किसी को बताते हो कि हम वो फिल्म देखने गए और वो फिल्म 3 घंटे की होती है, तो कोई आपसे पूछे कि उस फिल्म की स्टोरी बताइए या कहानी बताइए, तो आप 3 घंटे लगातार उसी तरह से जैसे फिल्म शुरू हुई थी वैसे वैसे नहीं बताते हो, बल्कि जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं जिससे कि बहुत ही संक्षिप्त में वो कहानी दूसरे को आप बता देते हो, तो आप क्या करते हो, उस कहानी का सारांश बताते हो। ठीक है, जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं जिससे कहानी पूरी दूसरे को समझ में आ जाए, तो यही है सारांश। तो जब आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है कि बलिदान कहानी का सारांश लिखिए, तो आप इस तरह से सारांश लिखेंगे। प्रस्तुत कहानी का सारांश इस प्रकार से है। आज हरकू कोई 20 साल पहले हरकचंद कुर्मी हुआ करता था। उस समय उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कारोबार खूब फैला था, कई हल्की खेती थी। देश में विदेशी शक्कर के आने से उसका कारोबार मटियामेट हो गया। वह हरकचंद से हरकू हो गया। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बताया है कि जब व्यक्ति धनवान होता है तो उसको बड़े ही आदर सम्मान से लोग बात करते हैं उससे। उसका जो नाम कैसा भी हो, लेकिन बड़े ही आदर सम्मान से उसका नाम लिया जाता है। जैसे कि हरकचंद जब गरीब हुआ तो उसका नाम क्या हुआ, हरकू। लेकिन जब हरकू धनवान था तो उसको लोग बड़े ही सम्मान से हरकचंद कहा करते थे। लेकिन वही हरकचंद जब फिर से उसके कारोबार में घाटा हो गया, वो गरीब हो गया, उसका कारोबार का मटियामेट हो गया, तो वही हरकचंद क्या कहलाने लगा, लोग उनको क्या कहने लगे, हरकू कहने लगे। आज उसके पास केवल 5 बीघा जमीन है और केवल 1 हल्की खेती, मगर उसका स्वाभिमान आज भी 20 साल पुराना ही है। इसीलिए गांव के पंचायतों में आज भी उसकी सम्मति सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो भी बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोलते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। ऐसा नहीं था कि वह कभी बीमार नहीं होता था, पर हर साल कुंवर के महीने में, कुवार का जो महीना होता है उसमें अक्सर बीमार हो जाते हैं लोग, तो कुवार के महीने में मलेरिया से पीड़ित होना था, किंतु बिना दवा खाए ही 5 दिन में चंगा हो जाता था। इस बार वह कार्तिक में बीमार पड़ा तो ठीक ही नहीं हुआ और अंततः उसने खटिया पकड़ ली। उसे लगने लगा कि अब चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए और बोले, बाबा बिना दवा खाए अच्छे न होंगे, कुनैन क्यों नहीं ले खाते। हरकू ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, तो लेते आना। अगले दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो। अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े ही है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने फिर उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। मगर ये सब बातें केवल शिष्टाचार और संवेदना का हिस्सा थीं। बिना पैसे किसी ने हरकू को दवा न ला कर दी और न हरकू ने दवा के दाम देने की बात किसी से कही। अंततः 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन हरकू ने शरीर त्याग दिया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र था गिरधारी। उसके पुत्र गिरधारी ने खूब धूमधाम से उसका क्रिया कर्म किया। हमारे समाज में
ये बहुत ही कुप्रथा है कि जीते जी चाहे दवाई के लिए भले ही पैसे का जुगाड़ ना कर पाएं, लेकिन मृत्यु होने के बाद उसके क्रियाक्रम में चाहे उधार लेकर ही करना पड़े, उस व्यक्ति का क्रियाक्रम बहुत अच्छे से होना चाहिए। चाहे भले ही उधार लो, कुछ भी करो, लेकिन क्रियाक्रम बहुत शान बान से होना चाहिए। चाहे भले ही जब वो जीवित था दवाई के भले ही उसके पास पैसे के लाने पड़ रहे थे, कोई बात नहीं, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन हाँ, मृत्यु के बाद जो उसका क्रियाक्रम है बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये समाज में बहुत ही कुप्रथा है। इसे बहुत ही, मैं तो कहूँगी कि ये प्रथा को समाप्त होना चाहिए। इस प्रथा के कारण ही जो ये हरकू है, हरकू के पास जितना पैसा था वो सब उसने अपने पिता के क्रियाक्रम में लगा दिया। हरकू के उपजाऊ खेत 3 फसल देते थे, अतः सभी गांव वालों की नज़र उन पर लगी थी। सभी जमींदार लाला ओंकार को न लगान और बड़ी रकम नजराना पेश की लेकर गिरधारी से खेत छुड़ाने के लिए एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा, तुम 8 रुपये बीघा पर खेत जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराने के रुपये 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वहीं रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने नजराने की रकम देने से असमर्थता व्यक्त की और जमींदार ने उसे चेतावनी दे दी, अगर 1 हफ्ते के अंदर नजराने की रकम दाखिल करोगे तो खेत जोतते पाओगे, नहीं तो मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। अब गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों खेतों के हाथ से निकलने की चिंता में घुलने लगे। नजराने के 100 रुपयों का प्रबंध करना उनके काबू से बाहर था, क्योंकि वह पहले से ही कर्जदार था। जेवर के नाम पर एकमात्र हसली साल भर से गिरवी पड़ी थी। सप्ताह बीत जाने पर गिरधारी रुपयों का बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालकादीन ने 100 रुपये का नजराना देकर 10 रुपये बीघा जमीन लगान पर खेत ले लिए, और ये सुनकर गिरधारी बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन उसके घर में चूल्हा न जला। सुभागी ने लड़ झगड़ कर कालिकादीन से खेत लेने चाहे, किंतु असफल हुई। गिरधारी अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी होकर रोता रहता था। लोग उसे समझाते थे कि तुमने पिता के क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता। उसे अपने किए पर तनिक भी पछतावा न था। वह कहता, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने जिंदगी भर 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे पिंडे पानी को भी तरसाता। इस प्रकार आषाढ़ का महीना आ पहुंचा। वर्षा हुई तो सभी किसान अपनी खेतीबाड़ी में व्यस्त हो गए। ये सब बातें देख सुनकर गिरधारी जलहीन मछली की तरह तड़पता रहा। गिरधारी ने अभी तक अपने बैल न बेचे थे। तुलसी बनिया ने अपने रुपए के लिए धमकाना आरंभ कर दिया। मंगल सिंह ने नालिश की बात कहकर उसे और डरा दिया। अंत में मंगल सिंह ने उसकी 80 रुपये की जोड़ी का 60 रुपये में सौदा कर बैल खरीद लिए। बैलों के जाने पर पूरा परिवार फूट फूट कर रोया। उस रात को गिरधारी ने कुछ न खाया। प्रातःकाल उसकी पत्नी सुभांगी ने उसे चारपाई पर पाया। उसने सोचा कहीं गए होंगे। दिन ढले तक भी घर न लौटने पर चारों ओर उसकी खोज हुई, किंतु गिरधारी का कहीं पता न चला। संध्या समय अंधेरा छा जाने पर सुभांगी ने गिरधारी के सिरहाने दिया जलाकर रख दिया। अचानक सुभांगी को आहट मालूम हुई। उसने देखा गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभांगी कहती हुई उसकी ओर बढ़ी। वहाँ खड़ा क्या कर रहे हो? उसने कहा, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारा दिन कहाँ रहे? गिरधारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभांगी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। अगले दिन कालिका दिन जब अंधेरे खेतों पर हल जोतने पहुंचा तो उसने वहां गिरधारी को खड़े पाया। वह गिरधारी की ओर बढ़ा। वह पीछे हटकर कुएं में कूद गया। कालिका दिन डरकर बैलों को वहीं छोड़कर गांव आ गया। सारे गांव में शोर मच गया कि कालिका दिन की हिम्मत फिर गिरधारी के खेतों की ओर जाने की ना हुई। उसने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया। ओंकारनाथ के चाहने पर भी उसके खेत न उठ सके। अब गांव के लोग उन खेतों का नाम तक लेने से भी डरते हैं। तो ये था बलिदान कहानी का सारांश। अंत में प्रेमचंद जी ने बताया है कि गिरधारी
की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा अपने खेतों पर ही बसती थी। तो जो भी उसके खेतों पर जाता है वो उस व्यक्ति को नज़र आता है, तो कोई भी व्यक्ति उसके खेतों पर जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो मरने के बाद भी गिरधारी अपने खेतों पर ही रहता था और कोई भी उसके खेतों की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटाता था। तो ये था बलिदान कहानी का सारांश। अगर परीक्षा में आए तो बच्चों इसी तरह से आप इसको लिखाना, ठीक है, और अच्छे नंबर पा जाना। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर जाना। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।